नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसे भाई की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनके अपने पिताजी ने मारक विद्या का इस्तेमाल करके उनके प्राण हरने का प्रयास किया। जी हाँ दोस्तों, ये भाई ऐसा बताते हैं कि इनके माताजी और इनके पिताजी दोनों ही बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रवृत्ति के मनुष्य हैं। बचपन से ही इन्होंने और इनके भाइयों और बहनों ने इनके माता और इनके पिता को बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लड़ते हुए देखा है। इसके साथ साथ ये बताते हैं कि आज से लगभग 12 वर्ष पहले इनके पिताजी अपनी नौकरी से रिटायर हो गए थे। और जब इनके पिता रिटायर हो गए तो उसके बाद उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। और तब से ही इन्होंने अपने पिताजी को पता नहीं किस चीज़ के फ्रस्ट्रेशन के चलते बहुत ज़्यादा टोने टोटके करते हुए देखा। अब इनके पिताजी टोने टोटके इन लोगों के ऊपर कर रहे थे या बाहर के लोगों के ऊपर कर रहे थे, ये इनको नहीं पता। लेकिन ये बताते हैं कि पहले तो इनकी जो माताजी हैं वो इनके पिताजी के टोने टोटकों पे उनको बहुत ज़्यादा टोकती थी, लेकिन थोड़े समय के बाद इनकी माताजी ने भी बहुत सारे टोने टोटके करना स्टार्ट कर दिया। अब इन भाई का ऐसा कहना है कि इनके पिता को टोने टोटके करने की आदत है, दूसरों का नुकसान पहुंचाने की आदत है। और इनकी माँ जो टोने टोटके करती है वो इसके लिए करती है कि जैसे उनका जो घर है वो सुरक्षित रहे, मतलब परिवार की रक्षा करने के लिए माँ टोने टोटके करती है। दोस्तों, भाई की जो बात है उससे हम थोड़ा सिंक में थे, लेकिन हमारे को दरअसल एक वाइब्रेशन ऐसा आ रहा था कि जैसे इनकी माता और इनके पिता का कोई बहुत गहरा हिसाब किताब है और वो दोनों एक दूसरे के साथ पहले संकल्पों के रूप में टकराते थे, मुंह जबानी लड़ाई करते थे, थोड़ा फिजिकली एक दूसरे के ऊपर हाथ भी उठा दिया करते थे। और अब ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल वो दोनों एक दूसरे का नुकसान करने के लिए करते हैं और क्रॉस फायर के अंदर जैसे परिवार के जो बाकी सारे सदस्य हैं वो फंसे हुए हैं। दोस्तों, इन्होंने बताया कि इनके परिवार के अंदर ये 5 भाई बहन हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी बहन है, उनका तो विवाह हो गया, तो भैया वो तो अपने ससुराल घर चली गई हैं और ये बताते हैं कि वो तो वहां जाकर के भैया सेफ हो गई है। अब इन्होंने कहा कि इनके घर में बचे बाकी के 4 भाई बहन, यानी 3 भाई और एक छोटी बहन। उसके अंदर ये बताते हैं कि इनके परिवार में एक भी कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो शांति से अपना जीवन जी रहा हो। इनके परिवार के अंदर जैसे एक हलचल सी रहती है। इन्होंने ये भी बताया कि जो इनके सबसे छोटे, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है, वो दोनों तो आपस में एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्लियों की तरह पूरा दिन लड़ते रहते हैं। जैसे वो एक दूसरे को एक आंख ना भाते हों, बिना किसी कारण के अकारण ही पूरे घर के अंदर शोर गुल रखते हैं, हल्ला मचा करके रखते हैं, घर के अंदर एक बिल्कुल नेगेटिविटी का माहौल बना करके रखते हैं। हमने इनसे कहा कि भैया अगर आपके माता पिता बना करके रखते हैं तो इन्होंने भी रख लिया तो क्या बड़ी बात हो गई। तो यहाँ पे भाई ने बताया कि आज से कुछ वर्षों पहले इनके पिताजी इनके बड़े भाई को लेकर के परिवार से अलग हो गए। बड़े भाई का मतलब है इनसे तो छोटा भाई है, लेकिन भाइयों के अंदर पहले जैसे ये आते हैं, इनके बाद जो आता है उसको लेकर के इनके पिताजी अलग हो गए हैं। क्योंकि अभी कुछ वर्षों पहले इनके माता और पिता का बहुत बड़ा विवाद हो गया था, जिसके अंदर उन दोनों की बहुत ज़्यादा हाथापाई हो गई थी। इन्होंने और इनके बाकी 2 भाई बहन जो हैं छोटे वाले, उन्होंने इनकी माता का साइड ले लिया, माता का पक्ष उनको ठीक लग रहा था, और वो जो एक दूसरा भाई है उसको अपने पिता का पक्ष ज़्यादा ठीक लग रहा था। तो इन लोगों ने निश्चय किया कि भैया हम अलग अलग घर के अंदर रहेंगे। तो एक ही गली के अंदर लगभग 200 मीटर दूर, ये बताते हैं कि इनके पिताजी ने घर ले लिया है और एक दूसरा भाई है उसने घर ले लिया है, वो दोनों वहाँ रहते हैं। मैं, माँ और बाकी दोनों भाई बहनों के साथ यहाँ पर रहता हूँ। ये बताते हैं कि जो भाई पिताजी के साथ रहने के लिए गया वो भी कमाऊ पूत है, वो भी कमाता है, पिताजी का ख्याल वो रखता है, और इस घर के अंदर सारा कमाई धमाई करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनकी है। तो ये बताते हैं कि यही जब झगड़ा हुआ था तो इसी झगड़े से गुस्सा करके, कि क्योंकि मैंने माता का जो पक्ष है वो ले लिया था, पिताजी को इतना ज़्यादा गुस्सा इनके ऊपर आ गया था कि प्रॉपर एक विद्या का इस्तेमाल करके इनके ऊपर अटैक करवाया गया। ये बताते हैं कि इनको खून की उल्टियाँ हुई और भी कई सारी ऐसी समस्याएं हुई। डॉक्टरों के पास लेकर के गए तो डॉक्टरों के पास उसका कोई जवाब नहीं था। फिर ये बताते हैं कि पता नहीं कहाँ ये गए और वहाँ पर जब कराया तो उन्होंने कुछ उनको पिला दिया, जो भी उनका जो भी टोटका होता होगा, जिस किसी के पास भी ये गए थे। तो फिर वो करते ही एकदम से इनको एक उल्टी सी आई, उसके अंदर कुछ ब्लैक लिक्विड सा बाहर निकला, और ये बताते हैं कि उसके बाद से फिर जो है वो जो भी प्रभाव था, जो तबीयत थी इनकी, वो ना ठीक हो गई थी। बहरहाल,
तो ये बताते हैं कि भैया इस प्रकार से हम यहाँ पे हम फंसे हुए हैं। तो ये कहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा और ये सब तो चल रहा है, उसके साथ साथ और भी कई सारी समस्याएं हैं इनके जीवन में। जैसा कि ये बताते हैं कि ये पैसा कितना ही क्यों ना कमा लें, पैसा इनके पास टिकता बिल्कुल भी नहीं है। ये कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको 12 वर्ष हो गए इनको कमाते हुए। जब इनके पिताजी रिटायर हुए थे उसी वर्ष में इन्होंने कमाना शुरू कर दिया था। ये कहते हैं वो दिन है और आज का दिन है, मैंने 1 रुपया भी अपने लिए नहीं जोड़ पाया हूँ। हमने इनसे पूछा कि क्यों नहीं जोड़ पाए हो, तो इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि समय समय पर इनकी माँ जो है वो बीमार हो जाती हैं, और माँ बीमार होती हैं, डॉक्टरों को दिखाते हैं, बड़े बड़े टेस्ट कराते हैं तो कुछ नहीं निकलता, तो फिर हमारे को कुछ तंत्र मंत्र करवाना पड़ता है उनके ऊपर। जो पिताजी हैं जैसे वो हाथ धो करके पीछे पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ वो करवाते रहते हैं। तो कई बार इन्होंने तो खैर ऐसा बताया कि इन्होंने कोई बड़े बड़े यज्ञ कराए, जैसे पता नहीं किसी संस्था का वो नाम ले रहे थे कि अभी वहाँ पीछे इन्होंने 1.5 लाख रुपया दे करके यज्ञ कराया, तब इनकी माँ जो है जा करके ठीक हुई। यहाँ पर दोस्तों आगे पीएलआर की बात बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने भाई को थोड़ा इस प्रकार से भी गाइड करने का प्रयास किया कि ऐसे अगर आप दूसरों के पास जाकर के लाखों रुपए लुटा करके प्रभाव मुक्त होने का प्रयास कर रहे हो, ऐसा करने की बजाय जो है आपको खुद सीख लेना चाहिए ना कि योग कैसे किया जाता है, तपस्या कैसे की जाती है। थोड़ी साधना कीजिए, अपनी माता जी को बोलिए वो थोड़ा साधना करेंगे, थोड़ा सात्विक स्वभाव से रहेंगे, है ना। अपने आसपास शक्ति कवच कैसे बना करके रखना है और ये सब जो भी होता है थोड़ा बहुत आप लोग सीख लीजिए ना इस चीज़ को। वाइट मैजिक कैसे किया जाता है उसको थोड़ा सीख लीजिए। तो जब हमने भाई को ये बात बताई तो भाई ने और भी अपनी एक समस्या के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि मैं जो दो और मुख्य चीज़ों से परेशान हूँ वो ये है। इन्होंने कहा कि एक तो अगर मैं तपस्या के अंदर बैठूं या मैं योग मेडिटेशन के अंदर बैठता हूं तो मैं केवल 15-20 मिनट ही बैठ पाता हूं, क्योंकि जैसे ही मैं मेडिटेशन के अंदर बैठता हूं मेरा पैर बहुत ज़्यादा दुखने लग जाता है। ये कहते हैं मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जैसे मेरा पैर फट जाएगा। और ये एक ही पैर है जिसका एक विशेष स्थान है जहां पर इनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो हमने इनसे पूछा कि भाई इसके ऊपर आप कुछ टेस्ट कराओ, और वैसे इनसे ये भी पूछा कि भाई वो तो आप बैठते होगे, हो सकता है कि कुछ इशू आ गया हो, मेडिकल इशू। तो ये कहते हैं कि मैं बैठने को पूरा दिन बैठा रहूं मेरे पैर के अंदर दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठ गया तो 15-20 मिनट के अंदर ऐसी हलचल होगी और इतना तेज दर्द होगा कि जैसे ये मेरा पैर उखड़ करके मुझसे अलग हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मैं मेडिटेशन कर ही नहीं पाता हूँ। अब आप बताओ मैं क्या करूँ। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि भाई अभी जो सब चल रहा है ना, मैं एक और चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि मेरी ना शादी नहीं हो पा रही है। हमने इनसे पूछा कि भाई जब इतना ज़्यादा वो नेगेटिव माहौल होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार नेगेटिव माहौल होता है, हो ही जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे संयोग नहीं बन पा रहे हैं विवाह हो पाने के। जबकि इन्होंने बताया कि लगभग मैं 50,000 रुपये महीना कमाता हूँ। हालांकि परिवार के ऊपर कर्जे हैं, सब कुछ है, लेकिन एक बहुत ही जिम्मेदार किस्म के व्यक्ति जो है हमारे को नज़र आए, और ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह हो जाना चाहिए। अगर मतलब थोड़ा इन्होंने अपने कर्ज़ों के बारे में भी बताया। अगर हमने इनसे एक बात की कि अगर थोड़ा संयम से आप आगे चलें, अगर आप इस प्रकार से चलें तो फिर आप कर्ज़ों से भी बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। तो ये कहते हैं कि मैं इस बात को जानता हूँ लेकिन मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं दोस्तों, इनको लेकर के भाई पीएलआर कराना चाहते थे। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत विशेष चीज़ इन भाई ने बताई। इन्होंने बताया कि भले ही इनके पिताजी और इनकी माताजी का जब झगड़ा हुआ तो इन्होंने पक्ष अपने माताजी का लिया हो, लेकिन ये बताते हैं कि इनकी माताजी ने इनको बचपन से लेकर के बड़ा होने तक बहुत ज़्यादा मारा है, बहुत बुरी तरह से मारा है। और हर रोज़ जैसे इनकी माँ किसी प्रकार का बदला इनसे निकाल रही होती थी, कोई ना कोई बहाना लगा करके इनको पीट ज़रूर दिया करती थी। और इनके सभी भाई बहनों के अंदर वो वाला भाई जो कि आज पिताजी के साथ अलग रह रहा है, ये कहते हैं उस भाई से भी पता नहीं कोई अलग सी दुश्मनी थी, उसको अच्छा लगता था मेरी शिकायत लगा करके मुझे पिटवा देना। हमने इनसे पूछा कि भाई माँ क्यों पीटती थी, तो ये कहते हैं कि मेरे को थोड़ा घूमने फिरने का शौक़ था, पढ़ाई में करता था, बहुत तेज़ नहीं था लेकिन पढ़ाई में कर लेता था। माँ को ये होता था कि 1 सेकंड भी तू घूमने के लिए क्यों गया। अगर मैं घूमने के लिए बाहर निकल गया, मेरा कोई दोस्त आ गया, कुछ आ गया, तो ये कहती है मेरी माँ बर्तन उठा के मुझे मारना, डंडे से मुझे मारना, इतनी बुरी तरह से वो मुझसे जो है मेरे साथ वो करती थी। और ये कहते हैं कि इनके बाद जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनके ऊपर माँ का कभी ध्यान ही नहीं जाता था।
मुझसे बड़ी एक बहन थी, बहन को वैसे नहीं मारती थी। तो कह रही है कि ले दे करके ना मैं ही अपनी माँ का टारगेट हुआ करता था, मैं बहुत ज़्यादा मार खा करके बड़ा हुआ हूँ, और बड़ा होकर के सेवा तो मैं ही कर रहा हूँ अपनी माँ की। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो भाई हैं इन्होंने बताई, और इन सभी चीज़ों को लेकर के ये अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते थे। ये जानना चाहते थे कि इनकी माता से, इनके पिता से और इनके उस भाई से जो कि इनसे चिढ़ता है, इनके पूर्व जीवन का क्या संबंध है, क्या उनसे हिसाब किताब है। ये जानना चाहते थे कि इतना ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी इनका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है। और तो और ये जानना चाहते थे कि भाई मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ तो मेरे ये जो दायां पैर है इसके अंदर दर्द क्यों उठने लग जाता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इनको किसी प्रकार की कोई एनर्जी ब्लॉकेज है, ये क्या है, तो ये जानना चाहते थे। दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हमने भाई का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। दोस्तों न ही केवल पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बीच में बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़, ऐसी अव्यक्त चीज़ों से भी सामना हुआ जिसको देख करके थोड़े हम भी हैरान हो गए। और क्या इन भाई का किस किस प्रकार का हिसाब किताब है वो देख करके हमारे को लगा कि ये जो केस है इसको ऑनलाइन ज़रूर डालना चाहिए। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि भाई ने अपने पूर्व जीवन के दृश्यों के अंदर क्या देखा, अपने आज की जो इनकी परिस्थिति है उससे इनके पूर्व जीवन का क्या संबंध है, कौन सा इनका कर्मा पेंडिंग है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें ये भाई अपने जीवन के अंदर फेस कर रहे हैं। दोस्तों ये भाई अपने पूर्व जीवन के पहले दृश्य के अंदर देखते हैं कि जैसे ये एक पक्के कमरे के अंदर एक पक्की छत के नीचे खड़े हुए हैं, लेकिन जब ये छत की तरफ देखते हैं तो छत के ऊपर कुछ लगा नहीं हुआ है, खाली छत इनको नजर आती है। नीचे की तरफ ध्यान लेकर के जाते हैं तो नीचे एक पक्का फर्श भी इनको नजर आता है। एक छोटे से कमरे के अंदर ये खुद को महसूस कर रहे होते हैं, जिस छोटे कमरे के अंदर इनको एक लकड़ी की कुर्सी और एक टेबल नुमा कोई जो चीज़ है वो पड़ी हुई नजर आती है, कि जैसे एक ऐसा स्थान हो जहां पर कोई बैठ करके काम करता हो। अपने पहनावे की तरफ जब ये ध्यान देते हैं और अपने ऊपर जब ये ध्यान देते हैं तो इनको ऐसा नजर आता है कि ये 30 से 35 वर्ष की आयु के एक पुरुष हैं, जो कि पूरी तरह से क्लीन शेव्ड है। उसका जो स्किन कलर है वो इनको वाइट नज़र आता है, यानी कि एक फॉरेनर के रूप में, एक गोरे के रूप में खुद को देख रहे होते हैं। जो कपड़े इन्होंने पहने होते हैं ये बताते हैं कि मैंने कपड़े में एक हाफ पैंट पहनी हुई है और ऊपर मैंने एक ग्रे कलर की शर्ट पहनी हुई है, जिसका थोड़ी देर में इनको एहसास होता है कि जैसे ये इनके जेल की ड्रेस कोड है। जी हाँ दोस्तों, इनको ये भी रियलाइज़ होता है कि जिस जेल के अंदर ये अभी हैं, जिस जेल के ये सिपाही हैं, उस जेल के अंदर इनके अलावा और भी कई सारे सिपाही हैं जो कि गश्त लगा रहे हैं। और अभी ये अपने आप को जो जेल है उसका एक स्टेशन ऑफिस, ये बताते हैं कि मैं स्टेशन ऑफिस के अंदर हूँ, वहाँ पर ये खुद को खड़ा हुआ देखते हैं। दोस्तों क्योंकि ये एक दफ्तर के अंदर थे और किसी भी समय में अगर किसी व्यक्ति का कोई दफ्तर रहा होता है तो उसके अंदर दस्तावेज जो होते हैं वो ज़रूर अवेलेबल होते हैं, जिससे कि आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है कौन सा सन चल रहा है, कहाँ की ये जेल है, क्या है। तो ऐसे ही हम इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई अपना जो टेबल है आप इसको खंगालो, देखो उसके ऊपर कोई दस्तावेज पड़े हैं क्या। तो इनको उसके ऊपर कुछ कागज़ पड़े हुए नज़र आते हैं, और जब ये कागज़ के ऊपर नज़र डालते हैं तो ये बताते हैं कि अभी जो समय चल रहा है कोई डेट कागज़ के ऊपर लिखी हुई है, जिसके अंदर सन 1865 लिखा हुआ है, 1865 का टाइम ये बता रहे होते हैं। और उस समय पर ये बताते हैं कि भाई जो जेल है उसके अंदर ये एक सिपाही थे और ये अंग्रेजी मूल के कोई व्यक्ति थे। एग्जैक्टली कौन सी कंट्री के हैं ये तो इनको पता नहीं लगता, लेकिन इनका जो स्किन टोन होता है वो वाइट होता है। ही वॉज अ वाइट। अच्छा, इनको जिस ऑफिस के अंदर ये काम करते होते हैं, जो कि ये बता रहे थे कि इनका स्टेशन ऑफिस है, उसके अंदर इनको एक महिला भी नजर आती है। महिला जो कि लगभग इनसे 4-5 वर्ष आयु के अंदर बड़ी है। तो हम इनसे पूछते हैं कि इस महिला का आपसे क्या संबंध है। तो ये बताते हैं कि भाई ये ना यहाँ पे काम वाली है, यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए आती है। तो ये यहाँ पर वो अपना साफ़ सफाई का ही काम कर रही है, उसके लिए आई है, अभी ये चली जाएगी। दोस्तों यहाँ जो ये महिला है इससे इनको एक अंडर करंट सा वहाँ पर फील हो रहा होता है। ये ऐसा बताते हैं
कि जैसे, क्योंकि हम भी प्रयास करते हैं कि भैया आप आइडेंटिफाई कीजिए महिला कौन है क्या है, तो इनको ऐसा ये बताते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसकी आंखों में ना मेरे प्रति ना बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसके मन में प्रतिशोध की भावना है मुझे लेकर के। पर ये प्रतिशोध की भावना क्यों है, अभी इस समय पर जो है इनको वो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा होता। इनको थोड़ी ऐसी ऐसी भी स्मृति आ रही होती है कि ये जो यहाँ पर जो जो महिला है ना, हाँ, ये बातों बातों में बोलते हैं कि ना ये ना दुखी है, इसको ना मैंने ना कोई नुकसान पहुंचाया है। फिर थोड़ी देर में जब ज़्यादा हम प्रोब करते हैं तो इनको एक ऐसा दृश्य नज़र आता है जिसके अंदर ये महिला है, बिल्कुल स्टेशन ऑफिस के बाहर महिला जो है ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है। इनको अपने हाथ में एक चाबुक नज़र आ रहा होता है और उस चाबुक से ये इस महिला को बहुत ये बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आप इसको इतनी बुरी तरह से पीट रहे हो तो ये क्या है, मतलब कौन से मूल की ये महिला है। तो ये बताते हैं कि नहीं, महिला है तो ये भी फॉरेनर ही, ऐसी कोई बात नहीं है, अंग्रेजी है ये भी, लेकिन यहाँ पे काम वाली है और इस महिला के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा है। ये बताते हैं कि वो बुरी तरह से रो रही है और मैं उसको पीटे जा रहा हूँ। हम इनसे पूछते हैं कि अरे भाई क्या कर रहे हो, क्यों पीट रहे हो उसको। तो इनका झट से दोस्तों ट्रांस के जो स्टेट होती है उसके अंदर जवाब आता है। ये कहते हैं कि मैं पीट रहा हूँ क्योंकि मुझे ईगो प्रॉब्लम है। ये जो महिला है इसने मुझसे ऊंची आवाज में बात करी है और ऊंची आवाज में मुझसे कोई बात करे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसकी मैं खाल उधेड़ दूंगा। दोस्तों इतने ज़्यादा एग्रेशन के साथ, जैसे कि रियली ये उस इमोशन को उस समय फील कर पा रहे हो, इस प्रकार से इन भाई ने हमारे को जवाब दिया। ये ऐसा देखते हैं कि जिस सीन के अंदर ये देख रहे हैं कि पीट रहे हैं, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, तो इनके साथी और सिपाही भी वहाँ पर आकर के खड़े हो गए हैं जो कि जेल में इनके साथ काम करते थे। तो हम इनसे पूछते हैं कि अच्छा सब लोग वहाँ पर आ गए हैं तो क्या आपको कोई रोक रहा है। तो बोलते हैं कि नहीं, वो सब यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं और वो जैसे तमाशा सा देख रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि भाई उनकी आंखों में देखो क्या है, तो वो कहते हैं कि भाई वो कोई ऐसे वो बात नहीं है, ना वो फेवर में है ना वो अगेंस्ट है, वो न्यूट्रल होकर के खड़े हैं। पर क्योंकि यहाँ पे हो रहा है तो वो इस सारे दृश्य को देख रहे हैं। आगे फिर हमसे पूछते हैं कि भाई फिर क्या हुआ। तो ये बताते हैं कि नहीं, मैंने थोड़ी देर उस महिला को पीटा है, उसकी बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो गई है और बस फिर कुछ नहीं। हम इनसे पूछते हैं बस फिर कुछ नहीं है मतलब क्या है। कह रहे हैं हाँ मुझे गुस्सा आया, मैंने पीट दिया, अभी वो हम यहाँ से सब चले गए हैं, ये थोड़ी देर में यहाँ से उठ करके चली जाएगी, अपना जो काम करना है कर लेगी। तो यहाँ पर जो इस महिला को पीटा गया उसके अंदर एक बहुत ही कैजुअल सी अप्रोच इस भाई की नज़र आ रही होती है। बिल्कुल भी गिल्ट नहीं, ज़ीरो गिल्ट फील हो रहा होता है। जैसे ट्रांस में भी व्यक्ति होता है ना, कभी कभी वो गिल्ट फील करता है बाद में कि नहीं मैंने ठीक नहीं किया। तो जो इनकी पर्सनालिटी उस टाइम की सामने आई थी उसके अंदर इनको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था। तो फिर आगे का दृश्य थोड़ा हम इनको भविष्य में लेकर के जाते हैं कि भाई आपने इतना ज़्यादा पीटा, उसके बाद जो महिला है उसने क्या किया, कैसे हुआ। तो इन्होंने बताया कुछ नहीं, उसके बाद उसने आकर के काम करना शुरू कर दिया। हमने इनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या रेगुलर मारपीट करते हो क्या। कह रहे नहीं, कि एक ही बारी पीटा था और तबीयत से पीटा था और पूरी जेल को पता था कि ये पिटी है। मतलब जितने भी ऑफिसर्स थे, जेल के अंदर जाना तो शायद महिला को अलाउड नहीं था, शायद जेल जहाँ पर स्टार्ट होती थी वहाँ पर कोई ऑफिस था, तो वहाँ का जो भी पूरा सारा एरिया वहाँ की साफ़ सफाई वो करती थी। तो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं कि वो फिर भी काम करती है। हमने इनसे पूछा कि भाई काम अभी भी क्यों करती है, इतनी मार खाई। कहते हैं वो मजबूर है ना, गरीब घर की है वो लड़की, उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। ये कहते हैं कि मुझे पता है कि ना वो अंदर ही अंदर उसको मेरे प्रति ना बहुत भड़ास है, उसकी आंखों में मुझे नज़र आता है, लेकिन जैसे ही मैं उसकी आंखों में देखता हूँ वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है। उसने अपना सबक सीख लिया है, भड़ास हो तो होती रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ में ये बताते हैं कि ये जो महिला है ना, ये यहाँ पे ना अकेले में बैठ करके ना रोती भी है, अकेले में बैठ करके रोती भी है। तो हमने इनको कहा कि कभी आपने उनसे क्षमा मांगी, कभी आपको कुछ एहसास हुआ। इन्होंने कहा नहीं, वो हमारी नौकरानी है और मैंने उसका जो उसने गलती करी थी, उसने तेज़ आवाज़ में बात करी थी, उसकी उसको सज़ा दी है, तो गिल्ट की तो कोई बात ही नहीं है। फिर आगे चल करके ये भी बताते हैं कि हाँ इनको ऐसा फील होता है कि हम इनसे पूछते हैं कि आप रहते कहाँ पे हैं, अभी जेल के अंदर ही रहते हो क्या। तो कहते हैं कि नहीं, जो जेल है जेल के बिल्कुल पास में ही हमारे को रेजिडेंसी दी हुई है, सारे जो सिपाही हैं, सारे जो ऑफिसर्स हैं वो रेजिडेंसी के अंदर रहते हैं। अपने रेजिडेंस में जब ये जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर ये देखते हैं कि रेजिडेंस में इनके घर की देखरेख करने के लिए एक 50 से 55 वर्ष की आयु का एक बूढ़ा नौकर इनको वहाँ पर भी नज़र आता है।
हम इनसे पूछते हैं कि जो बूढ़ा नौकर है इससे आपका कैसा संबंध है, तो ये बताते हैं कि नहीं, उससे तो मेरा जो संबंध है वो पूरा न्यूट्रल सा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो अपने काम से काम रखता है, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। हम इनसे पूछते हैं कि 30-35 वर्ष की आपकी आयु हो गई है, तो आपकी घर के बाकी सदस्य कहाँ हैं, धर्मपत्नी कहाँ हैं, थोड़ा बताइए। तो ये बताते हैं कि मेरे खानदान में और कोई नहीं है और मैंने शादी नहीं की है। इनसे जब पूछा जाता है क्यों नहीं करी, तो ये बोलते हैं कि नहीं, बस ऐसा मन से ही नहीं किया, पता नहीं शादी का संयोग सा नहीं बना है और बस मैंने नहीं करी है, मेरा मन नहीं करता है शादी करने का। और ये कहते हैं कि मेरा मन नहीं करता है, लेकिन इस बात को लेकर के मैं बहुत चिड़चिड़ा सा रहता हूँ कि ऐसा क्यों है कि मेरी शादी नहीं होती या मैंने आज तक शादी नहीं करी। मुझे खुद ये बात समझ में नहीं आई है कि मैं शादी क्यों नहीं करता हूँ, मुझे करनी भी है और मैं करता भी नहीं हूँ। तो कहते मैं अपने आप से इस सब्जेक्ट के ऊपर एक युद्ध सा लड़ता रहता हूँ और जीवन में मेरा अपना कहने वाला मेरा कोई नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जब ये भाई अपना पूर्व जीवन देख रहे थे तो थोड़ा सा हमारा माथा ठनका कि इनके इस जीवन के अंदर भी इनका विवाह नहीं हो पा रहा है और घर के अंदर ऐसा तंत्र मंत्र और ये सब कुछ इनके घर के अंदर चल रहा है। तो हमने यहाँ फिर मतलब पहले तो इनके अंत के दृश्य के अंदर गए कि देखो अंत तक विवाह हुआ था क्या, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं लगभग 50 वर्ष की आयु का हूँ और मैं खांसी कर रहा हूँ, खांसी कर रहा हूँ तो मेरे मुंह से खून निकल रहा है और मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैं मुंह से खून निकलते 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 अचानक से एक ज़ोर से खांसी आई है और उसके बाद मेरा जो शरीर है वो ठंडा पड़ गया, मेरी मृत्यु हो गई है। तो इनकी अकेले उस घर के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो हम इनको कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, तो एक जैसे प्रोसेस होता है कि प्रकाश का आवाहन किया जाता है और इन भाई को जो है इनके स्पिरिचुअल गाइड के पास हम भेजते हैं। दोस्तों स्पिरिचुअल गाइड के पास जब भेजते हैं और इनसे हम पूछते हैं कि आप, अब फिर स्पिरिचुअल गाइड से वार्तालाप करते हैं, तो स्पिरिचुअल गाइड से जब कहा जाता है कि आप कृपया बताइए कि ऐसा इनके साथ क्या हो रहा है, इस जीवन में भी इनका विवाह नहीं हो रहा, पूर्व जीवन के अंदर भी इनका विवाह नहीं हो रहा था, इसका कारण क्या है। दोस्तों शुरू में जब इनका सेशन शुरू हुआ था स्पिरिचुअल गाइड इनसे अच्छे से इंटरैक्ट भी कर रहे थे, लेकिन अब जब ये वापस जाते हैं और स्पिरिचुअल गाइड से बात करते हैं तो ये देखते हैं कि वो इनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पहला ही प्रश्न इन्होंने अपने विवाह से संबंधित किया था। तो ये ऐसा फील करते हैं कि जैसे स्पिरिचुअल गाइड बात नहीं करना चाहते इस बारे में, वो कह रहे हैं कि ठीक है, नहीं तुम जाओ, ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं, ठीक से इनको क्लियरली समझ में नहीं आता है। उसके बाद फिर हमें ऐसा लगता है कि चलिए दूसरा प्रश्न पूछ लेना चाहिए, कभी कभी एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, दूसरे का आता है। हम इनसे बोलते हैं कि आप स्पिरिचुअल गाइड से अपने पैर के दर्द के बारे में बात कीजिए कि ये कैसा अजीब सा पैर का मेरे को दर्द है जो कि वैसे तो नहीं होता, लेकिन अगर मैं कभी योग करने लगूं, कभी मैं मेडिटेशन करने लगूं तो बिल्कुल ऐसा लगने लगता है कि जैसे मेरा पैर उखड़ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब इसके अंदर ये बताते हैं कि स्पिरिचुअल गाइड कुछ कुछ कह रहे हैं, इनको बहुत कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बीच में कोई पर्दा सा आ गया है, जैसे मुझे उनकी बातें सुनाई देनी बंद हो गई हैं, जैसे मुझे कोई रोक रहा है उनका संदेश प्राप्त करने से। दोस्तों यहाँ तक हमारे को जो है पूरी बात कंफर्म हो गई थी कि क्यों इनके पैर के अंदर दर्द होता है, और समझ गए थे हम कि इनके जो ये शादी नहीं होती है और जो इनके घर का जो नेगेटिव माहौल है, उन सब का रिश्ता कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव एंटिटी से है या किसी ना किसी इनके नेगेटिव कोई डार्क एनर्जी से कोई इनका कार्मिक अकाउंट है, जिसके चलते ऐसी कोई बाधा, कोई जो डार्क एनर्जी है वो उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। दोस्तों यहाँ पर हम इनको कहते हैं कि जिस पैर में आपका दर्द होता है उस पैर की तरफ आप देखिए। ट्रांस की अवस्था के अंदर सूक्ष्म वतन में अपने पैर की तरफ देखते हैं तो ये बताते हैं कि मुझे उस पैर के अंदर एक बहुत बड़ी जंजीर ऐसी नज़र आ रही है, एक लॉक सा है, एक बैंड सा है, उसके ऊपर लॉक सा लगा हुआ है और बहुत मोटी जंजीर है उसके साथ, और वो जो जंजीर है वो दूर कहीं जा रही है। दोस्तों जब इस प्रकार की चीज़ आपको, जब आप ट्रांस की अवस्था के अंदर हैं, आपको नज़र आए, तो ये इस चीज़ को सिग्निफाई करता है कि किसी चीज़ के साथ आपका बंधन है, कोई चीज़ है जो कि आपके साथ बंधी हुई है। दोस्तों इस चीज़ को देखते हुए पहले वहाँ पर हमने परमात्मा शिव का आवाहन किया, महाकाल के रूप में बाबा को वहाँ पर हमने बुलाया। थोड़ा इस भाई के आसपास जो है पहले शक्ति कवच को प्रिपेयर किया इनके आसपास, क्योंकि जंजीर के उस एंड पर क्या होने वाला था ये किसी को भी नहीं पता था। तो फिर हम भाई को जो एक्टिविटी बताते हैं कि अब बाबा यहाँ पर आ गए हैं
उनकी छत्र छाया को आप महसूस कर रहे हो। अब जो है हम इनको कहते हैं कि भाई आप जंजीर उठाओ और जंजीर उठा करके खींचना शुरू करो। दोस्तों जब ये भाई जंजीर उठा करके खींचना शुरू करते हैं तो इनको क्या नज़र आता है, जैसे ही गिनती खत्म होती है और जंजीर का जो दूसरा छोर होता है उसका वाला जो वहाँ पर जो भी चीज़ होती है वो सामने आती है, तो भाई एकदम से घबरा जाता है। तो वो बोलते हैं कि हाँ ये क्या है। जंजीर के दूसरे एंड पे दोस्तों इनको बहुत बड़ा एक राक्षस नज़र आता है। ये कहते हैं कि उसके बड़े बड़े सींग है, ये राक्षस है और ये मुझे देख रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यही वहाँ था, मैं इसके साथ बंधा हुआ हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो राक्षस है उससे फिर बात करने का प्रयास किया जाता है कि तुमने इसको अपने साथ बंधन में क्यों बांधा हुआ है। दोस्तों वो जो डिमोनिक एंटिटी होती है वो उनको जवाब देती है और वो कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया हूँ, मुझे भेजा गया है, मुझे किसी ने भेजा है इसलिए मैं आया हूँ। और फर्दर जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो जवाब देना बंद कर देते हैं। दोस्तों फिर एक एक्टिविटी की जाती है जिसके अंदर हम कहते हैं कि वो जो डिमोनिक एंटिटी है आप उसके चेहरे के अंदर देखो और जैसे ही हम आपको इंस्ट्रक्शन देंगे आपको उनके चेहरे में वो चेहरा नज़र आएगा जिसके कहने पे ये डिमोनिक एंटिटी आपके साथ आई हुई है और आपके साथ अटैच्ड है। दोस्तों ये ऐसा ही करते हैं और जैसे ही चुटकी बजती है और उनकी आंखों में इनको झलक नज़र आती है तो ये बताते हैं कि एक बहुत ही सुंदर कन्या है, उसका चेहरा मुझे इसके अंदर नज़र आया है, कोई बहुत ही सुंदर कन्या है। दोस्तों इस प्रकार से क्या होता है कि धीरे धीरे कनेक्शन सा एस्टैब्लिश होता जाता है। तो फिर उस आत्मा की चेतना का वहाँ पर आवाहन किया जाता है जिनके आदेश पर ये जो डेमोनिक एंटिटी है, जो कि ओवरऑल पूरे लुक एंड फील से जिन फील हो रहे थे। जिन ऐसे एंटिटीज़ होते हैं दोस्तों वो होते प्रेत आत्मा ही हैं, लेकिन तंत्र का इस्तेमाल करके उनको एक नया रूप दे दिया जाता है, उनको जिन बना दिया जाता है। जिन बेसिकली एक ऐसी प्रेत आत्मा होती है जो कि दूसरे किसी तांत्रिक या दूसरे किसी व्यक्ति या दूसरे किसी और एंटिटी के आदेश पर अपना कार्य करती है, जो दूसरों के साथ बंधी हुई होती है बुरे कार्य करने के लिए। दोस्तों एक जब आवाहन किया जाता है उस कन्या का जो कि जिन के चेहरे के अंदर नजर आई थी, तो इनको एक दूसरी आत्मा वहां पर नजर आती है, वो आ जाती है और उससे फिर पूछा जाता है कि आपने इनको क्यों भेजा है मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों वो कन्या जवाब देती है कि क्योंकि ये अपने वादे से मुकर गया, ये अपने वादे से मुकर गया, इसीलिए मैं आज तक इसको छोड़ नहीं रही हूं। तो वहाँ पर इनसे पूछा जाता है कि भाई कौन से वादे से मुकर गया, क्या हो गया। तो वो कहती है कि इसने मुझसे शादी करने का वादा किया था लेकिन ये मुकर गया था। क्योंकि ये मुकर गया था तो फिर आगे क्या हुआ था दोस्तों वो तो खैर अभी आगे बताएंगे। तो वो कुछ कुछ बातें बोलती है इनको कि भाई ये हुआ था तो उससे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी जिसकी वजह से आज भी मैं। तो यहाँ पर दोस्तों वो जो आत्मा इनको नज़र आ रही होती है, हम उनसे पूछते हैं कि अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ थी तो आप खुद क्यों नहीं आ गए इसको परेशान करने के लिए, आपने इस जिन्न को क्यों भेज रखा है इसको परेशान करने के लिए। तो दोस्तों वो बताती हैं कि ऐसा है कि मैं भटक रही थी और भटकते हुए मुझे ये मिल गए। वो जिन्न के बारे में बात कर रही थी और ये कुछ ऐसा बताती हैं कि जैसे वो शायद आज़ाद हो गए थे अपने मालिक से या कुछ हो गए थे। और ये कहते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे से बात करी, मैंने इनको बताया तो मेरे बिहाफ पे इनको मुझसे जैसे हम थोड़ा अचंभित थे हम उनकी वाली बातें सुन करके, लेकिन वो ये कहते हैं कि इनको मुझसे कुछ सहानुभूति हो गई, ये जो जिन थे, और इस सहानुभूति के चलते वो इनको परेशान करने के लिए आ गए। वो कहती है कि मैं भी इसके आसपास रहती हूँ लेकिन पूरे समय जिन जो है उसके साथ ये बंधा रहता है। और जब ये तपस्या करता है, जब ये मेडिटेशन करता है तो जारी जो सारी तकलीफ इसको पैर के अंदर होती है वो इसीलिए है क्योंकि जो जिन है वो इसके पैर के अंदर ही रहता है। इस प्रकार से बताती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों तो फिर उनसे कहा जाता है कि आप कृपया हमारी मदद करें, हम चाहते हैं कि ये जो भी समस्या है, जो भी इनसे गलती हुई है उसका ये प्रायश्चित करें। उसके लिए कृपया आप हमारे को दिखाएं कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपको इस योनि के अंदर आना पड़ा और आपको इनको इस प्रकार की जो बाधाएं हैं उसके अंदर बांधना पड़ा। दोस्तों यहाँ पर एक नया दृश्य शुरू होता है। वो जो कन्या होती है वो एक ऐसा फील वहाँ पे आती है जैसे प्रकाश का बना हुआ एक टनल है जो कि वहाँ पर आ गया है, और वो कन्या इनको आदेश देती है, इनको कहती है कि मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या हुआ था।
दोस्तों उस कन्या के पीछे 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 ये उस प्रकाश के बने हुए टनल के अंदर जाते हैं। जैसे ही उस टनल के अंत में पहुंचते हैं तो इनको एक नया जीवन वहां पर नजर आने लगता है। दोस्तों यहाँ पर ये अपने दूसरे पूर्व जीवन को अनुभव करने लगते हैं, जिसके अंदर हालांकि आगे चल कर के ये समय पता लगा था, लेकिन अभी हम मेंशन कर देते हैं। दोस्तों उस टनल को पार करके ये अपने एक जीवन के अंदर जाते हैं जो कि सन 1590 के अंदर कोई जीवन था। इस जीवन के अंदर ये खुद को एक 20 वर्ष के 18 से 20 वर्ष की आयु के एक जवान लड़के के रूप में देखते हैं। ये ऐसा देखते हैं कि वहां पर ये एक बड़े से घर के सामने खड़े हैं। इन्होंने फॉर्मल शर्ट और पैंट पहना है। ये भी किसी फॉरेन कंट्री का दृश्य इनको नज़र आ रहा होता है और इनको ऐसा महसूस होता है कि जो इनका बड़ा सा घर है उसके अंदर इनके 3 परिवार के सदस्य हैं जो इनके साथ में रहते हैं। एक इनको नज़र आते हैं कि इनके पिता हैं, एक इनको नज़र आते हैं कि इनकी माँ हैं, एक इनको नज़र आते हैं कि इनकी बहन है। दोस्तों उन तीनों को ही जब ये आइडेंटिफाई करते हैं तो इनको ऐसा नज़र आता है कि इनके जो वहाँ पर ये जो तीनों लोग इनको नज़र आते हैं तो इनको नज़र आता है कि इनके जो पिता हैं वो उनके इसके पिछले जीवन उस जीवन के अंदर भी इस जीवन वाले ही पिता हैं। माँ इनको नज़र आती है, वो भी इनकी इस जीवन की माँ है, और जो बहन नज़र आती है वो इनकी सबसे छोटी बहन है। दोस्तों इनके परिवार के अंदर सबसे ज़्यादा कलेश करने वाले जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो यही तीनों हैं, इनके पिता, इनकी माँ और इनकी सबसे छोटी वाली बहन। जी हाँ। अच्छा, ये इस दृश्य को देखते हैं दोस्तों और ये बताते हैं कि इनके जो पिताजी हैं वो इनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। वो इनसे कह रहे हैं कि ये घर की जिम्मेवारियां नहीं उठाता है, और पिताजी इनको कह रहे हैं कि अगर इस घर की जिम्मेवारियां नहीं उठाएगा तो जो कुछ मैंने बताया है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ इनको ये भी महसूस होता है कि पिताजी इस वजह से भी नाराज़ हैं कि ये शादी नहीं कर रहे हैं। एक लड़की है जिससे इनके पिता और माँ चाहते हैं कि ये शादी कर लें, लेकिन ये किसी और लड़की को पसंद करते हैं, और जिस लड़की को ये पसंद करते हैं वो एक छोटे घर की लड़की है। और जिस घर में ये लोग रहते हैं इन्हीं के टाउन के अंदर एक दूसरा कोई घर है जो कि इन्हीं के जितने अमीर हैं। उस घर का जो नौकर है उस नौकर की एक बेटी है, यानी कि इनके पड़ोसियों के नौकर की बेटी है जिससे ये प्रेम करते हैं। दोस्तों जब वो वाली लड़की को ये अपने पूर्व जीवन के दृश्य के अंदर देखते हैं तो इनको वही आत्मा नजर आती है जो कि प्रेत रूप में इनके सामने आई थी, जिन्होंने जिन्न को इनके साथ बांध दिया था। दोस्तों ये कहती हैं कि मैं उस लड़की के साथ घूमता फिरता हूँ, उससे ये कहते हैं कि मैं फिज़िकली इंटीमेट भी हूँ, और हम इनसे कहते हैं कि भाई आप क्या वो आपको विवाह करने के लिए कहती है? तो ये कहते हैं कि नहीं, वो मुझे शादी करने के लिए नहीं कहती है। उसको पता है कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी, वो जानती है कि शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन ये कहते हैं कि आई एम गिविंग हर होप। कह रहे मैं उसको होप दे रहा हूँ कि वो मेरे साथ रहेगी तो मैं शादी कर लूँगा। ये कह रहे हैं कि वो जो लड़की है वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थी, लेकिन उसको बार बार मैंने ये बात बोली कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, हमारी शादी हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसको ये होप दे दी कि हम दोनों की शादी हो सकती है। इसी वजह से उस लड़की ने मेरे साथ घूमना शुरू किया। इसी की वजह से जैसे जो इंटीमेसी है वो वाली चीज़ भी उस वाले पार्ट के अंदर भी वो लड़की मेरे साथ पड़ी, लेकिन आगे चल कर के बताते हैं कि मेरी शादी जो है किसी और के साथ हो गई है। दोस्तों वो लड़की ये बताते हैं कि मेरी शादी हो रही है, और जो लड़की है उसकी आंखों में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे उसको धोखा दिया गया। वो बहुत ज़्यादा दुखी है। ये कहते हैं कि दुखी तो मैं भी हूँ कि मेरी शादी कहीं और हो रही है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। ये थोड़ा एक इनका कैजुअल एटीट्यूड वहाँ पर ऐसे नज़र आ रहा होता है कि हाँ दुखी हूँ। और ये बताते हैं कि शादी के अगले ही दिन वो जो लड़की है उसने सुसाइड कर लिया है। हम इनसे पूछते हैं कि भाई सुसाइड कर लिया है तो फिर अब आपकी क्या स्थिति है भाई, क्या आप गम में चले गए हो, देवदास हो गए हो? तो ये कहते हैं कि मैंने 2-3 दिन तक तो मैं दुखी रहा, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि ठीक ही है ना भाई, अगर वो जीवित रहती तो उसको देख करके मैं भी दुखी रहता, मुझे देख करके वो भी दुखी रहती। आई थिंक शी इज़ इन अ बेटर प्लेस, ऐसा जो शब्दावली है इस्तेमाल करते हैं। और तो कहते हैं कि अब जो है मैं 2-3 दिन तक मैंने शोक मनाया, लेकिन उसके बाद फिर मेरी उदासी जो है वो चली गई है। और इनको यहाँ पर भी दोस्तों इनके मन में किसी भी प्रकार का जो रिग्रेट है वो इनको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा होता है। अब दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि कोई लड़का किसी लड़की, ये कोई भी लड़का लड़की एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में हो सकते हैं,
वो जो लड़की है उसको पहले से ही पूरी क्लैरिटी थी कि ये इतने अमीर घर का लड़का है, मेरी शादी इससे कहाँ हो सकती है। लेकिन एक प्रकार से जैसे शादी का झांसा दे करके किसी को फंसा लिया जाता है, थोड़ी उस तरह की एक एक्टिविटी जो है यहाँ पर नजर आई थी। और उस एक्टिविटी के अंदर मतलब इतना ज़्यादा कैजुअल एटीट्यूड कि किसी सामने वाले व्यक्ति के अगर प्राण चलेंगे, चलो कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई भाई आपको नहीं समझ में आया कि मैं कैसे हैंडल करूं, कम से कम सामने वाले व्यक्ति के प्राण चले गए तो इंसान को अफसोस तो होता है। तो इनकी वाणी के अंदर बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। इन्होंने इस बात को एक्नॉलेज भी किया कि मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा, वो चली गई, मैं तो अपनी लाइफ के अंदर जो है फिर उसके बाद वापस से जो है मैं तो नॉर्मल हो गया। दोस्तों यहाँ पर जो है ये दृश्य ख़त्म हो जाता है और इस दृश्य के बाद वो लड़की वापस उस सूक्ष्म वतन में इनके साथ वापस आ जाती है और फिर वो लड़की और ये इनके बिल्कुल आमने सामने होते हैं, इनको वापस ले आया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो वो प्रेत इनके सामने होती हैं उनसे एक प्रश्न हम भाई को कहते हैं पूछने के लिए। पहले तो हम कहते हैं कि आप इनके चरण स्पर्श कीजिए, इनसे आप क्षमा मांगिए कि आपकी वजह से इनको ये हुआ। तो उनसे पूछा जाता है कि कहीं आपने बीच में जन्म लिया था या तब से आप ऐसे ही हैं। तो वो बताती है कि नहीं, वो जो 1590 का जो समय था तब से मैं प्रेत रूप के अंदर ही भ्रमण कर रही हूँ, मैंने कहीं पर भी जन्म नहीं लिया है। मेरा ये प्रण था कि जैसे इसने मेरी शादी नहीं होने दी, इसने मुझे बर्बाद हुआ, ऐसे मैं कभी भी इसकी शादी नहीं होने दूंगी। वो लड़की बताती है कि इसने बीच में 4-5 जन्म लिए हैं और किसी भी जन्म के अंदर मैंने इसको शादी नहीं करने दी है। अभी हालांकि इससे पहले का एक ही जन्म हमने देखा था, लेकिन बीच में और भी कई सारे जन्म थे जो इन्होंने लिए थे। वो कहती कि मैं इसको शादी नहीं करने दूंगी। यहाँ पर दोस्तों एक बात थोड़ी क्लैरिफाई नहीं हो पाई थी, ये हमारे माइंड से स्किप कर गया था, लेकिन सेशन पूरा होने के बाद हमारे को ये बात भी बहुत टच हुई। दोस्तों आज के जीवन में इनके माता, इनके पिता और इनकी सबसे छोटी बहन, ये तीनों ही सबसे ज़्यादा लड़ाके हैं इनके परिवार के अंदर। और इनकी बहन का तो इनको नहीं पता, लेकिन इनके माता और पिता जो है वो टोने टोट के ब्लैक मैजिक ये सब बहुत ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे के साथ युद्ध में रहते हैं इस चीज़ को लेकर के। दोस्तों क्योंकि वहाँ पर ऐसा दिख रहा था कि देखिए इनकी जो शादी कराई वो कराई तो इनके माता पिता नहीं थी ना, इनकी बहन भी इन्वॉल्व थी। तो कहीं ना कहीं हमारे को ऐसी फीलिंग आ रही थी, हमारे को आ रहा था, ये बात की क्लैरिटी नहीं हुई, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये जो प्रेत आत्मा है, जैसे इसने बताया था कि मैं वहाँ पर घूमती हूँ इसके आसपास, तो वो केवल इनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रही है, लेकिन इनके माता पिता, इनका जो पूरा परिवार है उसके ऊपर भी उसका प्रभाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी निमित्त बने थे इन दोनों को अलग होने के। तो ये सब हो रहा होता है। तो बहरहाल तो ये जो आत्मा यहाँ पे होती है दोस्तों, इनसे पूछा जाता है कि भाई, कहते हैं कि भाई जो कुछ हमसे हो पाएगा, आपके जो हमारी गलती है उसको सुधारने के लिए वो मैं करूँगा। तो यहाँ पर आत्मा से पूछा जाता है कि अगर आपको मुक्त कराने के लिए कुछ पुरुषार्थ किया जाए, कुछ हवन किया जाए, कुछ तपस्या की जाए, क्या आप मुक्त होना चाहते हैं? वो कहते हैं कि मैं पूरे सच्चे दिल से, अगर आप सुखी हो जाएं उसके प्रति तपस्या करूं, तो क्या आप मुझे तपस्या करने दोगे? दोस्तों यहाँ पर ये बताते हैं कि जो प्रेत आत्मा है वो थोड़ी उदास सी है, चेहरे पे उसके उदासी है, लेकिन फिर ये कहते हैं, वो मुझे जवाब देती है कि हाँ मैं मुक्त होना चाहूँगी। क्योंकि दोस्तों इतने जन्मों से इनको कुंवारा तो रख ही लिया था उन्होंने, काफ़ी टाइम से परेशान कर रहे थे। और देखिए गुस्सा है, ठीक है, आपको बदला लेना है, लेकिन उसके चलते उनका जैसे अपना जीवन भी तो नहीं बन पा रहा ना उस आत्मा को, उसको भटकना पड़ रहा है। दोस्तों भटकने वाला जो पार्ट होता है ना, बहुत तकलीफ वाला पार्ट होता है, बहुत मुश्किल होती है उसके अंदर। तो इसी वजह से आत्मा को शायद फील हो रहा है कि ठीक है, बदला काफ़ी ले लिया है, तो वो ओके थे कि ठीक है आप करो। और वो जो आत्मा है उन्होंने ये भी वादा किया कि अब अगर आप जो है वो करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो हम ज़्यादा बाधा को पैदा नहीं करेंगे, तुम कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमने इन भाई से भी पूछा और ओके कराने के बाद ही हमने इनसे प्रण दिलवाया कि मैं हर एक प्रयास करूँगा आपको मुक्त कराने का अपने बंधन से, हर एक प्रयास करूँगा आपको आगे की यात्रा पे, कि आप सफल अपने आगे की यात्रा पे जाएं। और अगर आपका कोई आगे जीवन कोई पेंडिंग है, तो उस जीवन के अंदर जो है आप आगे आकर के जन्म ले पाएँ, तो उसके लिए मैं पूरा पुरुषार्थ करूँगा। दोस्तों ये दृश्य इन्होंने देखा तो इनको ऐसा फील हुआ कि जैसे वो जो आत्मा है और जो वो जिन है वो यहाँ से गायब हो गए हैं। दोस्तों इस सब के साथ साथ जो पहले वाला जीवन हमने बताया था उसके अंदर एक छोटी सी बात मेंशन करनी रह गई। दोस्तों जिस लेडी को अभी वाला जो जीवन इन्होंने देखा,
और इससे पहले जो इन्होंने जीवन देखा था जिसके अंदर ये जेल के अंदर वो सिपाही थे और एक लेडी को इन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, जो कि सन 1800 समथिंग का कोई दृश्य था। उसके अंदर दोस्तों जिस 1865 उसके अंदर ऑफिस के अंदर काम करने वाली जिस नौकरानी को इन्होंने बुरी तरीके से पीटा था, वो नौकरानी और कोई नहीं है दोस्तों, बल्कि इनके इस जीवन की माँ है। अपनी माँ को इन्होंने जो है वहाँ पर देखा था कि उस जीवन में वो काम करने वाली नौकरानी थी। दोस्तों कहीं ना कहीं वही जो मार हुई, हालांकि उस नौकरानी के साथ एक बार मारपीट हुई, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि चारों तरफ पुरुष खड़े हैं, एक महिला है, महिला को इतनी बुरी तरीके से सबके सामने बेंच से जो है वो बुरी तरह से पीटा जा रहा है, तो कितनी एक इंसल्ट एक महिला को फील हुई होगी। और उसके बाद जिल्लत के साथ उनको जो है इनके ऑफिस के अंदर काम करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो इनकी माँ है, शायद वही गुस्सा, वही एनर्जी वो कैरी कर रही थी, जिसकी वजह से बचपन से लेकर आज तक इनकी माँ इनको बुरी तरह से पीटती आई है। तो दोस्तों ये था आज का पूरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस जो कि हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं जो केस हमने आपके सामने प्रस्तुत किया ये आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं कि इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी के अंदर आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।